जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। और आज हम लोग फिर से एक बार एकत्रित हैं फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन लेके। मैं संजीव भाटिया आज आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, यानी कि 51 to 75। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर SP सिंह सर की सोच, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी सोच के तहत हम लोग इतने सारा मटेरियल YouTube पे आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं। तो आइए बच्चों 51 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय। साइंटिस्ट नेम पूछा है, सब लोग जानते हैं कि मोज़ले सर ने सबसे पहले एक्स रेज एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये बताया कि एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, जो मेंडलीव सर ने बताया था। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मेंडलीव सर ने तो एटॉमिक वेट को बताया था फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मोज़ले सर ने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। लोथर मेयर सर ने एक कर्व खींचा था, आप लोग को मालूम होगा, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट के बीच में। और डोबेरेनियर सर ने ट्रायड सेट थ्योरी दी थी। तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात है पीरियोडिक टेबल में। अब हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो देखो, इसके लिए पहली बात तो ये समझ लो कि हमको ये समझ लेना है 6th और 7th या ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में सर ग्रुप 17 की ज़्यादा निगेटिव होती है, मोर निगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमारा जो पीरियड सेकंड है और जो पीरियड थर्ड है, इसमें यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ सल्फ़र होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ क्लोरीन होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में नीचे जाने पर वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होती चली जाती है, लेकिन पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड में एक्सेप्शन है, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में। अब यहाँ पर क्लोरीन की ज़्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से, और ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी सल्फ़र की निगेटिव वैल्यू। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन की ज़्यादा निगेटिव है, क्लोरीन और सल्फ़र में क्लोरीन की ज़्यादा निगेटिव है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इसमें सल्फ़र और फ्लोरीन में हमारा केस फंसेगा। तो हम लोग जनरली 7th को 6th से ज़्यादा मानते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फ़र और सल्फ़र से ज़्यादा फ्लोरीन और फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि क्लोरीन की मोस्ट निगेटिव है, मोस्ट निगेटिव, और ऑक्सीजन की लीस्ट निगेटिव है, लीस्ट निगेटिव ऑक्सीजन की। ये लगभग -140 है, जैसे ये -200 किलो जूल है, ये -348 किलो जूल है। इस तरीके से हमारा ऑर्डर रहता है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर निगेटिव वैल्यू देखें तो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा तो वो तो उतना कम होगा। तो निगेटिव साइन को इंक्लूड करके अगर देखें तो फिर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा और क्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन देखिए, तो क्लोरीन तो कहीं सबसे कम नहीं है। दैट मीन्स इस निगेटिव साइन को हमें मैथमेटिकल साइन नहीं मानना है, निगेटिव साइन को ये मानना है, निगेटिव साइन बस इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि -348 ही मैक्सिमम होगा। और ऑर्डर में ऑक्सीजन की सबसे कम, उससे ज़्यादा सल्फ़र, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, यानी कि क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर 4। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। और जैसे मैंने बताया कि कई बुक्स में जो लीस्ट निगेटिव होता है उसको हाईएस्ट वैल्यू बताया गया, तो उस हिसाब से हाईएस्ट देखें तो ऑक्सीजन हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी में भी ऑक्सीजन का हाईएस्ट नहीं है और क्लोरीन का लोएस्ट नहीं है। एक ही तरह का ऑप्शन मुझे मैच कर रहा है, तो मैं 4th के साथ चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
53 इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो SF4 का स्ट्रक्चर देखो सी सॉ शेप होता है, सबको पता होगा सी सॉ शेप होता है। SF4 का स्ट्रक्चर सी सॉ शेप होता है, ये सी सॉ शेप है। अब सी सॉ शेप है तो मैंने SF4 का सी सॉ देखा, थर्ड दिया हुआ है, तो ए के बगल में थर्ड आ गया। तो अब देखिए ए के थर्ड में ए के फर्स्ट हैं, तो ये तो 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ BRF5, तो BRF5 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है, सब बच्चे जानते होंगे। इस तरीके से इसमें 4 फ्लोरीन एक स्क्वायर प्लेन पर आ जाते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर होगा और इस तरह से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे होगा, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगी। तो क्या कोई BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल है सर? ये देखिए ये दिया हुआ है, तो बी का सेकंड हो गया, इसमें बी का सेकंड है, इसमें बी का फोर्थ है, इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए और फर्स्ट गलत हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं कहूँगा कि मेरा सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। बाकी आप कहेंगे नहीं सर बाकी 2 के भी बता दीजिए, तो HCF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, सब जानते हैं। जेनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो फ्लोरीन के साथ खर्च हो गए बच्चा, और 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर के फॉर्म में बच गए। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई है, ये स्क्वायर प्लेनर शेप आ गई। और वाटर का सब लोग जानते हैं कि बेंड शेप होता है, तो सी में मेरे पास आ गया है फोर्थ और डी में मेरे पास आ गया फर्स्ट, सी में फोर्थ डी में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54, कह रहा है वाटर वेपर इज एज्यूम टू अ परफेक्ट गैस, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर, चलिए हमने 1 मोल वाटर ले लिया। 1 मोल वाटर, अब ऑब्वियस बात है कि लिक्विड स्टेट में होता है और इसको वेपराइज करना है, तो वेपराइज करना है H2O गैस में, यानी कि वाटर वेपर में। और इसमें हमको टेम्परेचर तो सभी लोग जानते हैं कि वेपराइज करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दिया भी है। तो 100 में अगर 273 ऐड कर लें तो 373 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। और इसमें मुझे बता रहा है कि 1 मोल वाटर वेपर परफेक्ट एंथैल्पी चेंज बता रहा है, तो एंथैल्पी चेंज ले लीजिए सर। एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इक्वल टू 41 किलो जूल पर मोल, प्लस में है तो प्लस, और वैसे भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो प्लस 41 किलो जूल होगा। अब बच्चा लोग देखिए मुझे क्या मांग रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U मुझे निकालना है, डेल्टा U बच्चा पार्टी निकालना है। अब मुझे जब डेल्टा U निकालना है, डेल्टा H गिवन है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आपको पता है इसकी रिलेशन की, डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब सर R की वैल्यू इन्होंने नहीं दी है, अब R की वैल्यू नहीं दी है तो प्रोसेस जो है वो चल रहा है किसमें, बार में। तो जब बार में चल रहा है तो समझ जाना नहीं, R बार से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको डेल्टा U किलो जूल में दिया गया, तो किलो जूल में R की वैल्यू रखनी होगी। तो R की वैल्यू किलो जूल में 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल होती है, ये आपको याद होना चाहिए, कहीं दिया नहीं है। अब बात करते हैं डेल्टा NG हमें चाहिए, तो डेल्टा NG मीन्स होता है टोटल मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में बच्चा एक गैस है तो यहाँ 1 ले लिया है, माइनस ये तो लिक्विड है, लिक्विड के काउंट नहीं होते मोल्स, तो यहाँ 0 हो गया है, तो ये 1 आ गया। अब हम लोग सब वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू पुटअप करके देखिए क्या आता है। डेल्टा H की जगह पे प्लस 41 लगा दिया और डेल्टा U निकालना है, डेल्टा NG मेरा 1 है, R 8.314 इंटू 10⁻³ है और टेम्परेचर ये 373 रख लीजिए। तो 373 को हम 0.37 बना ले रहे हैं और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 41 डेल्टा U। अच्छा एक बात तो समझ लो कि ये वाला हिस्सा जब इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये तो बात समझ में आ गई कि 41 से कम आएगा,
तो यहाँ पर 40 है, 37, 31, 33 सभी कम है, चलो अच्छा ठीक है। और अगर ये 10⁻³ को इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 0.3 आ जाएगा। 0.3 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 और 8 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 0.24 के आसपास आने लगेगा, यानी कि नियर टू द इसमें। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और ये हम लोग ने कर लिया है 8.314 इंटू 0.373। अब 8.314 इंटू 0.373 को कैलकुलेट करते हैं। अगर एग्जैक्टली आंसर निकालना है तो 8.314 मल्टीप्लाई बाय 0.373, तो ये आ रहा है 3.10। और ये 3.10 हम यहाँ पर 3.10 हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो डेल्टा U इक्वल टू 41 माइनस 3.10, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया भैया, तो आ कितना गया, 41 में से सब्सट्रैक्ट किया तो प्लस 37.89 आ रहा है सॉल्व करने पर। तो 89 मीन्स 9 हो जाएगा ओवरऑल, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लीजिए सारा कैलकुलेशन आपके सामने है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, स्टेटमेंट है तो एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट which constituent about 15 to 20% starch. Amylopectin is insoluble in water, constitute 80 to 85%। NCERT की लाइन ली गई है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है स्टार्च के दो टाइप्स होते हैं, एक एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है क्योंकि इसमें स्टार्च का परसेंटेज कम है। बेसिकली स्टार्च वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो अगर स्टार्च का परसेंटेज कम है तो वो वाटर सॉल्युबल होगा, स्टार्च का परसेंटेज ज़्यादा है तो वाटर इनसॉल्युबल होगा। अब या तो रट लो या तो ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट 15 से 20% स्टार्च, तो स्टार्च कम है और वाटर सॉल्युबल भी है, तो सही हो गया। और इसमें क्या कहा गया है दूसरा, एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 80% स्टार्च, तो ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसलिए आंसर मेरा क्या होना चाहिए, 4th होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, पहले ये समझो, ये देखो कि ये किस ब्लॉक के हैं। तो सीरियम, यूरोपियम, सीरियम और टर्बियम, ये सब हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, लेंथेनॉइड्स हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट की ध्यान रखना है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बच्चा क्या होती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अगर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट +4 स्टेट में दिखाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि वो +3 स्टेट में रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और अगर कोई एफ ब्लॉक का या लेंथेनॉइड एलिमेंट +2 आयन स्टेट में दिखाया जा रहा है तो वो अपनी स्टेबल +3 में होगा क्या, ऑक्सीडाइज, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए सीरियम +4 है, और जैसे मैंने बताया कि ये एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड एलिमेंट है या आयन है फिलहाल, तो ये कहाँ जाना चाहेगा, +3 में सर, +3 में, यानी क्या होगा, रिड्यूस, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सीरियम तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन मुझे पहले क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर C3+ है, ये तो स्टेबल है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये C4+ फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो ये नहीं क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कोई भी एजेंट नहीं है, ये भी नहीं क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले मुझे कौन सा चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इसमें ये EU2+ है और EU2+ +3 में क्या होगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए सर यही ऑप्शन मेरा सही होना चाहिए, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। और C4+ को तो हम पहले ही बता चुके हैं
+3 में आएगा और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप तैयार भी कर सकते हैं। तो फिर से मेरी एक बात सुन लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सर ये है कि जो F ब्लॉक के लेंथेनॉइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैं। अगर कोई +4 में आयन दिखाया जा रहा है तो वो +3 में क्या होगा? रिड्यूस, सो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। और अगर कोई +2 में दिखाया जा रहा है तो वो +3 में होगा ऑक्सीडाइज और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमको यहाँ पर एसरेशन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है और हम लोग इसको पढ़ते हैं। Mn3+ Mn2+ में अगर बदल रहा है, यानी कि ये हो रही है रिएक्शन, Mn3+ कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, यानी कि हो रहा है रिड्यूस, और इसका मुझे E0 कह रहा है पॉजिटिव आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा, मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3+ इन Cr2+ एंड Fe3 से Fe2+। तो बिल्कुल ये बात सही है, ये NCERT की लाइन है, रट भी सकते हैं। बेसिकली ऐसा क्यों होता है? होता इसलिए है कि जो Mn3+ है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 वैलेंस शेल में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है सर जी 3d5। अब आप सोचो कि अगर Mn2+ से हम इसको उल्टा कर दें, Mn2+ से Mn3+ मुझे बनाना हो, यानी कि D5 से जाना हो D4, यानी D5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप तो जानते हो D5 हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी नहीं, बल्कि मैं एनर्जी दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो जो E0 है वो निगेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। इसलिए क्योंकि Mn2+ से Mn3+ बनना डिफ़िकल्ट है, इसमें जो सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो निगेटिव है, मोर निगेटिव, क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn2+ की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास D5 की स्टेबिलिटी है। इसलिए जब उल्टा करोगे तो मोर पॉजिटिव आ जाएगा। तो एसरेशन सही है, और रीज़न Mn हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, +2 आ गया, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगा, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, इसलिए E0 निगेटिव है, इसलिए इसका रिवर्स पॉजिटिव है। एसरेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आप भी विचार विमर्श करके देखिएगा कि क्या इससे आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज़ येलो। तो ये आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री से लर्न करना पड़ेगा। जो हमारा ये जो चारों सल्फाइड लिखे हुए हैं, इनमें जो सेकंड नंबर का सल्फाइड है ये ग्रुप सेकंड में टेस्ट किया जाता है, और ये कैडमियम सल्फाइड फेमस है, येलो कलर का होता है, और ये ZnS वाइट कलर का होता है या डर्टी ग्रीन होता है। डर्टी ग्रीन यानी कि लाइट ग्रीन होगा, मटमैला सा कलर ग्रीन कलर का होगा। और निकिल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं सर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमसे क्या पूछ रहा है? येलो, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? सेकंड। बहुत सिंपल सी बात थी, सेकंड सही हो जाएगा। इन P ब्लॉक व्हेन वी मूव डाउन इन ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। एक एसरेशन आ गया, P ब्लॉक में नीचे जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है, ये बात सही है। जो सेकंड हाईएस्ट होती है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी आप एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन करें तो एसरेशन को पढ़ें, पहले ये डिसाइड करें सही है कि गलत है। मान लो सही है तो फिर ये सोचें कि वो क्यों ऐसा है स्टेटमेंट है। तो जैसे हमने इसमें बताया कि P ब्लॉक में जब आप नीचे जाते हो तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और सेकंड हाईएस्ट की इंक्रीज करती है। तो
तो अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो अगर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में रीज़न में इनर्ट पेयर इफेक्ट की कोई बात होगी तो फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट की कोई बात नहीं की गई है, कुछ और ही बात की गई है, तो रीज़न सही हो सकता है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट सब लोग जानते हो, जब पी ब्लॉक में ग्रुप में नीचे जाते हैं तो पी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP126। तो P के इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाते हैं, लेकिन जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप में नीचे जाने पर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या ग्रुप नंबर उससे 2 कम की आती है, क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन जाते नहीं हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इन डी ब्लॉक व्हेन वी मूव डाउन इन ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है, डी ब्लॉक में लिखा है। जैसे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये तीनों +6 स्टेट में आ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन में किसकी +6 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे टंगस्टन की, क्योंकि वो सबसे नीचे है। और अगर ऐसा आ जाए फोर्थ ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब लोग +4 और +2 भी शो कर सकते हैं। तो लेड किस स्टेट में स्टेबल है, +2 में, यानी कि हाईएस्ट से 2 कम। और टंगस्टन किस में था, हाईएस्ट में। तो ये भी एसरेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा होगा, बोथ एसरेशन रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो भाई नहीं हो पाएगा। बोथ एसरेशन रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि सेकंड के साथ, सेकंड ऑप्शन के साथ मुझे जाना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद HCl वाइड प्रेसिपिटेट, दिस सोल्यूशन कंटेन। अच्छा चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो Hg2C, ये मर्क्यूरस आयन है, अगर हम इसमें HCl डालें तो Hg2Cl2 मिल जाएगा। अगर इसमें हम HCl डालें तो HgCl2 मिल जाएगा। अगर इसमें HCl डालें तो ZnCl2 मिल जाएगा। और सर अगर इसमें HCl डालें तो CdCl2 मिल जाएगा। सबके मिलेंगे, सबके हमको क्लोराइड मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखो जब कभी तुम्हें कहे प्रेसिपिटेशन कौन देगा, तो प्रेसिपिटेशन सर मैम वही लोग देंगे जो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। तो इनसॉल्युबल इन वाटर के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि केवल 4 क्लोराइड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एक होता है सर PbCl2, एक होता है AgCl, एक होता है सर मैम Hg2Cl2, और एक होता है हमारा CuCl। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन CuCl एसिड में या HCl में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन HCl, सॉल्युबल इन HCl। तो यहाँ HCl है तो इसको हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। Hg2Cl2 सॉल्युबल इन एक्वा रज़िया, सॉल्युबल इन एक्वा रज़िया, तो एक्वा रज़िया यहाँ है नहीं, इनसॉल्युबल इन वाटर। AgCl सॉल्युबल होता है NH4OH में, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गर्म पानी है तो PbCl2 भी घुल जाएगा, और ठंडा पानी तो इनसॉल्युबल रहेगा। AgCl ठंडे गर्म दोनों में इनसॉल्युबल रहेगा, लेकिन NH4OH में घुलेगा। Hg2Cl2 एक्वा रज़िया में घुलेगा, वाटर में गर्म ठंडे में इनसॉल्युबल रहेगा, NH4OH में भी इनसॉल्युबल रहेगा। CuCl वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, लेकिन HCl में घुल जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग क्या याद करें, मेनली बेटा आपको ये याद करना है, इन चारों को छोड़कर कोई भी क्लोराइड आए वो प्रेसिपिटेट नहीं देगा, वो वाटर सॉल्युबल होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जिंक क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होगा, हाँ जी होगा। फेरिक क्लोराइड होगा, कैडमियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल, NaCl वाटर सॉल्युबल, MgCl2 वाटर सॉल्युबल, सारे क्लोराइड वाटर सॉल्युबल, इनको छोड़कर तो ये बनाएंगे प्रेसिपिटेट हमारे।
तो इस तरह से हम लोग को आंसर कौन सा करना चाहिए, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ही हमारा Hg2Cl2 बन रहा है, तो फर्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 61, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द पासिंग एसिटिलीन। ठीक है सर, एसिटिलीन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ये एसिटिलीन को हम लोग ने लिख लिया और इसको हम लोग पास कर रहे हैं किस पे, H2SO4 एंड HgSO4 पर। असल में जब आप H2SO4 और HgSO4 पे पास करते हो तो जो H2SO4 का वाटर है सर, वो यहाँ रिएक्शन कर लेता। तो वाटर रिएक्शन करता तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, प्लस ऐसे तोड़ लेते हैं, ऐसे तोड़ लेते हैं, प्लस और माइनस में। तो जो वाटर का H है वो यहाँ पे आ जाएगा, H जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर जुड़ जाएगा OH माइनस। ये देखो बच्चा, अब ये यहाँ पर एक टॉटोमराइज स्टेट लगती है, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और टॉटोमेरिज्म में क्या हो जाएगा कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये वाला H बेटा इधर मूव कर जाएगा, इस कार्बन पे इधर नीचे की तरफ बना ले रहे हैं। तो अब मेरे पास इधर हो जाएंगे CH3 और इधर हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O और H, दैट मीन्स एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। अब आपसे सिग्मा पाई गिनने को कहा है तो आराम से गिन लीजिए, 1 सिग्मा 2 3 4 5 और 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ और इधर भी 6 सिग्मा दिया गया। सिग्मा पहले पूछा गया, इन्होंने 6 सिग्मा दिया है और नो पाई लिख दिया, ये गड़बड़ कर दिया। 1 पाई बॉन्ड और 6 सिग्मा ये सही है, 6 सिग्मा 2 पाई ये गड़बड़ है। तो सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड तो एक है भाई साहब, एक पाई बॉन्ड है। तो देख लीजिए आप इसको इस तरीके से कर सकते थे। यहाँ हमने ये वाली बात भी बता दी, ये हाइड्रेशन प्रोसेस है। तो कभी अगर भविष्य में ये पूछे कि एसिटिलीन या प्रोपाइन या फिर ब्यूटाइन, ये सब तुमको दे दे, ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन 2, इतने तक के आपको H2SO4 और HgSO4 से प्रोडक्ट आने चाहिए कि कब कीटोन बनेगा, कब एल्डिहाइड बनेगा, देन आप सिग्मा पाई की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर सेकंड हो गया। बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना है सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। पहले सोडियम अर्जेंटो साइनाइड का फॉर्मूला लिखें, NaAgCN होल ट्वाइस। अब इसको वाटर में ले जाके आयनाइज करिए, वाटर में आयनाइज करिए। तो वाटर में आयनाइज करने पे 2 आयन बनेंगे, Na प्लस AgCN होल ट्वाइस माइनस। और जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है जो 1 मॉलिक्यूल से मिले हैं। तो यहाँ पर आयंस देखिए कितने हैं, 2 आयंस है। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर जिसको I से रिप्रेजेंट करते हो वो नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 2 हो जाएगा, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा 62 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायमैग्नेटिक। 2 शर्त लगा दी। इनर ऑर्बिटल मीन्स हाइब्रिडेशन DsP2 होना चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, DsP3 होना चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, D2sp3 होना चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब चलो बच्चा, 6 6 6 6 सबके 6 हैं, यानी कि ये है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मुझे जिसमें D2sp3 मिलेगा वो हमारा होगा इनर ऑर्बिटल। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन जब यहाँ लिखोगे Cr3+, तो लास्ट में आ जाएगा 3d3 4s0। अब 3d3 को ऐसे बना लो,
1 2 3 4 5 खाली हैं, एस भी खाली है। तो देखिए ये यहाँ पर डोनर डोनेट करेगा हमारा अमोनिया इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। तो D2sp3 है, यानी कि ये इनर कॉम्प्लेक्स बना रहा, इनर, लेकिन इनर बना रहा, लेकिन मेरा जो सेकंड शर्त थी वो था डायामैग्नेटिक होना, यहाँ पैरामैग्नेटिक है, तो ये शर्त पूरी नहीं हो पाई, इसलिए ये ऑप्शन तो मेरा नहीं हो पाएगा सर जी। और दूसरी बात, हम लोग जनरली ये भी मानते हैं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में D1 हो या D2 हो या D3 हो, D1 हो D2 हो D3 हो, और लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक और D2sp3 बनाता है। तो तुम देख के भी कर सकते हो, D3 आ गया तो समझ जाना पैरामैग्नेटिक और D2sp3 होगा, यानी इनर होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर हमारे पास D4 से D7 है, D4 से D7 है, तो इसमें सर हमारा ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो D2sp3 होगा, और अगर वीक फील्ड लीगेंड है तो sp3d2 होगा। और इसमें भी D6 होता है जो डायामैग्नेटिक होता है, बाकी सब पैरामैग्नेटिक होते हैं, D6 डायामैग्नेटिक होता है। तो अब हम लोग इस वाले पे जाते हैं। कोबाल्ट का जब आप यहाँ पर 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कोबाल्ट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 करते हुए जाओगे, लास्ट में आएगा 3d7 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s से 2 निकाल दो, 3d7 से भी 1 निकाल दो, तो 3d6 बचेगा इसके लास्ट में। अब 3d6 बचा तो देखो d4 से d7 के बीच में आ गया, तो d2sp3 तो हो ही गया, D2sp3 हो गया। और D6 में डायामैग्नेटिक भी होता है, याद कर लो या बना के देख लो, पेयरिंग हो जाएगी। इसलिए मेरे को जो शर्त दी गई थी वो इसको पास कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब निकिल 2+ है यहाँ पर, तो निकिल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन देख लें। तो निकिल 2+ आयरन कोबाल्ट निकिल, तो इसमें आ जाएगा मेरे पास 3d8। अब भाई साहब अगर D8 से लेके D10 है, किसी का कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा, तो हमेशा sp3d2 होता है, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। तो ये तो sp3d2 हो गया। तो मेरी पहली शर्त इनर हो ही नहीं पाया, क्योंकि इनर मतलब अंदर का D, और sp3d2 मीन्स आउटर कॉम्प्लेक्स, तो ये मेरी शर्त पास नहीं कर पाया। और Zn2+ में, अच्छा पैरा और डाया बात की बात है, लेकिन अभी शर्त पास नहीं कर पाया, इनर आउटर वाली 3d10 है, तो ये भी sp3d2 होगा। इसलिए ले दे के मेरा सेकंड ऑप्शन ही सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 64, स्कैंडियम डज नॉट एक्सिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात सही है, डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 3। ग्रुप 3 में स्कैंडियम या ट्रियम ये सब लोग आते हैं, इनकी फिक्स होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम कैन नेवर एक्सिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है। अभी पीछे ही पेपर में आपने C4+ पढ़ा था, तो सीरियम की तो +4 आती ही है, तो ये हमारा सही है और ये हमारा गलत है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। ये थियोरटिकल पार्ट था, ये तो आपको इसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं होता, ये तो याद करने वाली NCERT की लाइंस हैं, उनको आपको देखना चाहिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ भी जाता है, नीट एग्जामिनेशन में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। क्या करना था, A2 + B2 2AB है, और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो ये रिएक्शन आ जाएगी। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, 2AB लिखिए, 2AB लिख दिया और 2AB को बना दिया A2 और B2।
तो अब जो हमारे पास K आएगा इस रिएक्शन का, वो जो पहले से K गिवन है उसका इनवर्स होगा, तो ये 1/20 हो जाएगा। जब 1/20 को सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है 0.05 आ जाएगा, इतना इजीली कर सकते हो। इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। बस कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी ऐसे किस्मत से सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का क्या तरीका होता है, ये देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। EAN इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बेसिक फॉर्मूला है। Z मीन्स एटॉमिक नंबर, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बच्चा पार्टी क्या है, सब लोग जानते हैं 24 है। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकाल लो तो +3 आएगी, तो यहाँ पे +3 कर दिया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर नीचे देखो 6 है, तो 2 इंटू 6 यानी 12 हो जाएगा, तो 21 + 12 दैट मीन्स 33। तो आंसर हो गया थर्ड, 66 का थर्ड। 67 पे आइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेस। अब इस नहीं सॉरी डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पड़ गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेस। गैस फेस है भाई, जब एक्वस सोल्यूशन होता है तो फिर वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि सेकेंडरी ही सबसे स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है और टर्सरी और प्राइमरी आगे पीछे होते रहते हैं। लेकिन अगर गैस फेस आएगा तो टर्सरी में +I इफेक्ट ज़्यादा है, जो N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच करेगा, जिससे डोनर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इस वजह से यहाँ पर देखो ये टर्सरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, और इसमें कोई भी +I इफेक्ट अमोनिया में नहीं लग रहा है। भाई ऐसे देखिए ना, ये N है और यहाँ पर हमारे पास ये जुड़ा हुआ है C2H5, यहाँ भी जुड़ा है C2H5, यहाँ भी जुड़ा है C2H5। तो ये भाई साहब जो C2H5 है ये +I इफेक्ट लगा देगा। +I इफेक्ट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो डोनर पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और जो NH3 है, NH3 में एक भी +I नहीं लग रहा, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है बस वही डोनेशन होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। एक कन्वर्जन हमारे सामने आ गया, तो चलिए बनाते हैं। देखिए ये A है हमारा, हमने A बना लिया, ये A है हमारा, और A में हम लोग ने HCN का रिएक्शन कराया, H + CN- फॉर्म में ये टूटेगा, और ये यहाँ से हमारा इस तरीके से टूट जाएगा, क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आ जाएगा। तो जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ साइनो अटैक कर देगा, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, और जहाँ माइनस आ रहा वहाँ H+ अटैक कर देगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये फिगर मिल गया। यहाँ पर हो गया है OH और यहाँ पर हो गया है क्या, CN यहाँ पर हो गया। अब क्या हो गया सर, अब कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे बच्चा, तो ये यहाँ वाला, अब तुम तो जानते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता, तो ये डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन यहाँ पे लग जाएगी, और ये यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा, और वाटर रिलीज़ हो जाएगा तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो H2SO4 है उसमें वाटर भी है पहले से ही। अब चाहो तो तुम ये समझ लो कि ये वाला वाटर यहाँ साइनो पर अटैक करेगा, या ये समझ लो कि ये वाला वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, और सबसे पहले यहाँ पर 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, और इधर आ जाएगा कार्बन पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे H2, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चा,
कि अगर तुमको कभी यहाँ पर जैसे ये OH ना दिया होता, केवल साइनो होता और कंसंट्रेटेड H2O सपोर्ट देता, तो हम उस साइनो की हाइड्रोलिसिस करते और केवल एक वाटर का एडिशन करके एमाइड बनाते। लेकिन अगर उसने आपको डाइल्यूट H2O सपोर्ट दिया है तो आप इसको फर्दर आगे ले जाएंगे और ये जो एमाइड है ये COH में बदल जाएगा। ये COH में बदल जाएगा कैसे? यहाँ से ये अब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको मिलेगा HO और इसको मिलेगा H, अगर डाइल्यूट H2O सपोर्ट होता। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो कंसंट्रेट दिया इसलिए हमको इसी प्रोडक्ट पे रुक जाना चाहिए। तो हमने देखा डबल बॉन्ड तो यहाँ है लेकिन CHO हो नहीं सकता, डबल बॉन्ड COH OH ये सब तो हो नहीं सकते, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ CONH2 कोई है नहीं। तो हुआ क्या कि यहाँ कंसंट्रेट H2O सपोर्ट से यहाँ तक जाना था, लेकिन इस स्टेप में वाटर एडिशनल निकल रहा था तो वो इसको और डाइल्यूट करेगा, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगी, इसलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। और जब एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा COH और डबल बॉन्ड और NH3 रिलीज हो जाएगा। इसलिए मेरा सबसे जो सही ऑप्शन है वो सेकेंड है। अब कोई रट के भी आइडिया निकाल सकता है कि साइनो है तो साइनो के हाइड्रोलिसिस होती है तो COH आ गया और यहाँ पे H2O सपोर्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर निकाल दिया, डबल बॉन्ड सही हो गया। वो एक अलग बात है कि आपने आंसर सही कर लिया, लेकिन आप सोचते कैसा वो अलग मैटर होता है। सही सोचेंगे तो हर क्वेश्चन सही होगा। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस की है, अब आप इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखो, बहुत सिंपल है, ये एक रीमर टीमन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रीमर टीमन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इस रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, ये CHCl3 है और जब इसको अल्कली या बेस की प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं किसी के साथ, तो बेस तो तुम जानते हो बेस को क्या चाहिए होता है, एसिड। तो इससे कहता है कि सर हमें एसिड चाहिए, ये कहता है हम कहाँ से एसिड दे दें। NaOH कहता है कि अगर आप नहीं दोगे तो हम तोड़ के निकाल लेंगे आपके अंदर से, और ये इसको तोड़ लेता और HCl निकलवा लेता है। और HCl जब निकलवा लेता है तो यहाँ पर NaCl बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब बच क्या जाता है आपके पास ये बच जाता है CCl2 और लोन पेयर। इसको हम लोग डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं, बहुत रिएक्टिव होता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ देखो फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, यही इसका इंटरमीडिएट है। फिर आगे फर्दर फिनॉल पे रिएक्शन होगी, सब NCERT में आप जाकर देख सकते हो। ये देखिए ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चलिए सीखते हैं। आप इसको कुछ बच्चे याद करके भी कर सकते हैं कि ये जब ओजोनोलिसिस विद ऑक्सीडेटिव, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, क्योंकि ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दैट मीन्स H2O की रिएक्शन कराओगे तो बच्चा, अगर H2O से रिएक्शन कराओगे तो ये H2O2 बना देता बाई प्रोडक्ट में, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और इस एल्कीन या एल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करता। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन तक जाके रुकेगा। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट ट्रिक पढ़ी होती है कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से बीच से ब्रेक कर दीजिए, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक अगर देखो सिंगल बॉन्ड कहीं ब्रेक हो रहा ऑक्सीडेशन में, तो सिंगल बॉन्ड तोड़ के दोनों पार्टी को जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे उनको OH दे दिया जाता। अभी अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो दोनों को 1,1O दे दिया जाता है, दोनों पार्टी को जिनके डबल बॉन्ड जुड़े थे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड तोड़ते हो तो एक O दे दो और एक OH दे दो दोनों पार्टी को। तो ये ट्रिक है। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, और जितने कार्बन है वो सब जोड़ दो। तो एक तरफ मेरे पास एथेनोइक एसिड आ गया, दूसरी तरफ प्रोपेनोइक एसिड आ गया। इस तरह से देखो तो फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है। ज़्यादा अगर मैकेनिज्म की डिटेल में नहीं जाना है तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे सीख सकते हो। मान लो ये दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2
CH3। सबसे पहले आपने ओजोन की रिएक्शन कराई, तो ओजोन की रिएक्शन कराने पे CH3 C CH2 CH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा, ये एक इंटरमीडिएट ओजोनाइड बन जाएगा। और जब अब इसमें हाइड्रोलिसिस में H2O की रिएक्शन कराओगे, H2O की रिएक्शन कराओगे, तो H2O की रिएक्शन कराने पर आपको ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये H2O इस ऑक्सीजन को ले लेगा और H2O2 बना देगा। और H2O2 बनाने के बाद मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये जो H2O2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फर्दर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा बीच वाला, और बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों को एक एक OH मिल जाएगा। H2O2 रिएक्शन कर लेगा, दोनों को OH मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा इसके बाद, ये मिल जाएगा प्रोडक्ट में। देख लीजिए, ऐसे आप मैकेनिज्म में भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। तो ओवरऑल ले देंगे और मुझे आंसर नंबर 4 करना है, ऑप्शन नंबर 4 करना है। आइसोब्यूटाइल बच्चा जानता है कि जब कभी कॉर्नर में CH3 आ जाए तो ये आइसो ग्रुप होता है। अब अगर 3 ही कार्बन है ओवरऑल कंपाउंड में तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, अगर 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे सेकंड में दिख रहा और कहीं तो दिख नहीं रहा। अब ये हमारा नियोपेंटाइल है, 1 2 3 4 5 ये नियोपेंटाइल है, ये सेकेंडरी मेरा ग्रुप है, ये मेरा नॉर्मल ग्रुप है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलो एक कन्वर्जन और आ गया, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितना क्लियर होगा आपको पिक्चर, उतना आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और आपके क्वेश्चन कम गलत होंगे। ये CH3COO NH4 है, हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, NH2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं और यहाँ पर NH2 लिख दे रहे हैं, ये हम लोग ने लिखा हुआ है। अब इसमें हम इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ से ये ऑक्सीजन और H2O वाटर निकाल देते हैं। जब वाटर निकाल देते हैं तो वाटर निकालने पर मुझे यहाँ पर CH3CO NH2 एमाइड मिल जाता। तो ये एमाइड सर मेरा X है, ये एसिटामाइड X है। अब P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 या P4O10 दिया होगा, कभी कभी यहाँ PCl3 भी दे देता है, कंसनट्रेट H2SO4 भी दे देता है, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। PCl3 भी दे सकता है यहाँ पे P2O5 की जगह। तो अभी कई बच्चों को PCl3 का नहीं पता होता, तो P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो फिर से ये वाटर निकालता, तो ये फिर से वाटर निकाल देता। तो जब फिर से वाटर निकाल देगा तो अब बचेगा क्या अपने पास, CH3CN, तो CH3CN आ गया। अब CH3CN हमारा कौन बन गया, Y बन गया, ये हमारा Y। अगर मुझसे XY पूछ रहा होता तो हम ऐसे कर लेते। अब देखो यहाँ पर H2OH+ आया, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब ये H+H2SO4 हो सकता है। अभी पीछे मैंने आपको समझाया था कि साइन होगा, अगर कंसनट्रेट H2SO4 आए तो एमाइड तक जाना, डाइल्यूट H2SO4 आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना, जो भी हमारे पास CN ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बचे हुए कार्बन जुड़ जाएंगे। तो ये CN कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3COOH आ जाएगा। तो भाई साहब 4th ऑप्शन दिख रहा मुझे, तो 72 का 4th ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी दी गई है। अच्छा भाई 95% बाय मास दिया गया, तो निकालने में नॉर्मल तरीका तो लेंदी है, चाहो तो इसके लिए शॉर्टकट वाला फॉर्मूला सबको पता होता है बच्चों को, वो देख लो। और वो क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू, इसके लिए जब परसेंटेज मास दिया हो तो परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है, आप भी जानते होंगे। तो मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज में, परसेंटेज मेरे को कितना दिया 95, मोस्टली ये 98 का आता, 98% एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो 18 पॉइंट समथिंग रटा होगा आंसर आप लोग को, लेकिन यहाँ हम लोग ने चेंज किया 95 कर दिया जिससे आप लोग सॉल्व करें। हालांकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो 17.78 दिख रहा कि यही आंसर होना चाहिए। तो 95 और डेंसिटी भैया मेरे 1.834 है और 10, और मॉलिक्यूलर H2SO4 का बच्चा जानता है 98 है। भाई अगर 98 ऊपर देता तो 98 1 आ जाता, 18 पॉइंट समथिंग हो जाता। अब 18 से थोड़ा कम होगा क्योंकि 95 है, तो 17.78 मुझे लगता है बिना सॉल्व किए मुझे मारना चाहिए। तो 73 का 4th हो जाएगा। यही स्पीड अगर आपने डेवलप कर ली तो कहीं दिक्कत नहीं। क्वांटम नंबर भाई साहब 4F के लिए निकालनी है। क्या करें इसके लिए? पहला काम तो करो ये कि 4F में n इक्वल टू 4 होना जरूरी है। ये यहाँ पर n लिखा रहता। अब इसमें देखिए n इक्वल टू 3 है तो 4th ऑप्शन पहले लिस्ट से निकल गया। दूसरी बात, अब n 4 3 में तो l देखो, जो l होता है वो 0 to n-1 होता है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। अगर कहीं l बराबर 4 दिया तो गड़बड़ मामला, तो l बराबर 4 दिया तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब बचे 2, n बराबर 4, l बराबर 3, यहाँ तक तो सही है। अब m लीजिए, l से ज़्यादा कर दिया, m l के बराबर या उससे कम होगा लेकिन l से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हो गया। ले दे के कौन सा सही बचा? थर्ड चेक कर लो, आगे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो 74 का हम लोग ने थर्ड कर दिया सबकी सहमति से। 73 के बाद 74 तक हम लोग पहुंच गए, कोई बीच में छूटा तो नहीं। 73 हो गया, 74 हो गया, 75। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना डेसीमोलर। तो डेसीमोलर मीन्स मोलैरिटी 1/10 होगी, इसी को कंसंट्रेशन टर्म भी कहते हैं। और टेम्परेचर मुझे 27 दिया है, तो टेम्परेचर हो जाएगा 27 + 273, दैट मीन्स 300 केल्विन, क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर रखना होता। अब कई बच्चों को याद होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है पाई = CRT × I। जो लोग ये जानते हैं कि नहीं सर हमने तो पाई V = nRT फार्मूला पढ़ा था, तो पाई = n/VRT पढ़ लो भाई। n/V मोलैरिटी होता है, तो वही मोलैरिटी को हम लोग CRT भी कह सकते हैं। तो पाई = MRT या CRT, और ये I वांट ऑफ फैक्टर होता है। यूरिया क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा, अगर तुम नहीं भी लगाते तो भी तुम्हारा सही हो जाता। तो C देखो क्या दिया गया, 1/10 रख दिया। R की वैल्यू गिवन है 0.083, और T तुमको 300 चाहिए था, तो 300 रख दिया। सॉल्व कर लो सिंपली, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, और 3 का 8 24 आएगा। तो 24 तो यहाँ पे अच्छा डेसिमल की बात चल रही है, तो चलो कर लेते हैं। 3 3 = 9 और 3 8 = 24, और ये वाला एक 0 यहाँ पे लगा दिया, और फिर 1 2 3, तो 2.4 आना चाहिए। तो 2.49 तो 75 का फर्स्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपने पार्ट के सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई कमी रह गई होगी तो बताइएगा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अक्सर कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो कोई अगर बहुत बड़ी कमी नहीं तो इग्नोर करिएगा, सलाह दीजिएगा, हम लोग और इम्प्रूवमेंट का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों। चले बेटा, 51 से लेके 75 तक संजीव सर ने करा दिया। 76 ऑनवर्ड देखिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप सबने बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा कि सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, यानी बेटा नेचुरल प्रोसेस में, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। तो डेल्टा S टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0।
डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब डेल्टा एस टोटल। तो ये ध्यान रखिए, सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस में यूनिवर्स की इंट्रॉपी हमेशा इंक्रीज। तो डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब डेल्टा एस टोटल, तो बेटा आपका ग्रेटर देन 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 77, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉग के सी बेटा पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के सी इक्वल टू एन ई नॉट अपॉन 0.059। देखो बेटा यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ +2। एक कॉपर के लिए बेटा चेंज कितने का है, 2 का। कितने कॉपर है, 1, तो टोटल चेंज 2। ई नॉट बेटा कितना है, 0.46 अपॉन बेटा 0.059। इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये 15.6 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 77 का बेटा सेकेंड। आइए बेटा 78, विच हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा XCF2 का 0 होता है, क्यों, देखो ये आपका XCF2 है, ये वाला बेटा इसको कैंसिल कर देगा। बाकी लोन पेयर इस तरीके से होता है प्लेनर टाइप का, तो बेटा इनका रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर देगा। CO2 सबको याद होगा बेटा 0 होता है। XCF4 बेटा स्क्वायर प्लेनर, ये भी 0 होगा, क्यों, ये आपका XC है, क्या हो जाएगा बेटा 0। दो लोन पेयर ये आपके हैं, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको, तो बेटा आंसर फोर्थ। 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड ट्रीटमेंट 50%। कहीं पर भी बेटा ऑर्गेनिक में 50% NaOH सब आ जाए तो समझ लेना उस रिएक्शन का नाम क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन बेटा कौन देता है, एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। 1 मोल बेटा क्या बनता है, अल्कोहल। 1 मोल एसिड का सॉल्ट। एक बेटा 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लेते, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। रिडक्शन पे क्या बनता है, अल्कोहल। ऑक्सीडेशन पे पहले क्या बनता है, एसिड। चूंकि आप रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। 79 का 1। 80 आइए, रटने वाला क्वेश्चन है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। फिर मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो सबसे पहला काम बेटा KSP का फॉर्मूला लिखो। CaF2 बेटा किस तरीके से टूटेगा, Ca डबल प्लस ट्वाइस ऑफ F माइनस। फॉर्मूला बेटा क्या हुआ, Ca डबल प्लस F माइनस का स्क्वायर। मान लो बेटा CaF2 की सॉल्युबिलिटी जो हमें निकालनी है बेटा वो S है, तो बोलो कैल्शियम आयन का केवल एक सोर्स है तो क्या होगी, S। फ्लोराइड आयन बेटा इस CaF2 के कारण क्या होगा, 2S। सोडियम फ्लोराइड से भी तो बेटा मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड से कितना मिलेगा, 0.1। ठीक है ना, इससे भी बेटा फ्लोराइड मिलेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसको क्या रखा, S। ये बेटा 0.1 का स्क्वायर, ये आपका कितना 5.3 इंटू 10 की पावर -11। S बेटा कितना आ गया, 5.3 इंटू 10 की पावर -9। आंसर फोर्थ। फिर मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। देखो एजियोट्रॉप बेटा कौन बनाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन ऑक्टेन आइडियल एजियोट्रॉप नहीं बनाएगा। फिर देखो बेटा नॉन आइडियल दो तरीके का, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एजियोट्रॉप। इथेनॉल वाटर बेटा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा। वाटर नाइट्रिक बेटा क्या है, निगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। आंसर थर्ड।
तो बेटा पॉजिटिव डेविएटेड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम वेपर प्रेशर, बेटा निगेटिव डेविएशन मिनिमम वेपर प्रेशर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। 82 का थर्ड। फिर देखो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछ रहा, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट, सबको एन निकालना आता है। देखो 0 से +2, एक के लिए चेंज 2 का एटम बेटा कितने, एक टोटल चेंज 2, एफ बेटा 96500, ई नॉट बेटा कितना 1.14। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा -21227 जूल। ठीक है, 1000 से बेटा डिवाइड कर दोगे तो ये 212.27 आ जाएगा किलो जूल। 83 का सेकेंड। 84 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सही है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल आर लेस स्टेबल, गलत। हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है वो बेटा ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, ये बेटा सही है। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, आंसर थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। देखो बाई कार्बोनेट बेटा H+ ले भी सकता है दे भी सकता है, लेगा तो क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड, देगा तो बेटा क्या बनाए कार्बोनियम। अमोनियम अमोनिया बेटा ले भी सकता है और दे भी सकता है, लेगा तो बेटा अमोनियम आयन, देगा तो बेटा NH2-। HCl बेटा केवल दे सकता है Cl-, केवल एसिड का काम करेगा, और ये बेटा दोनों का काम करेगा। बेस का काम करेगा तो H+ लेके एसिड बनाएगा, और एसिड का काम करेगा तो H+ देके बेस बनाएगा। आंसर बेटा थर्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ बामर की चाहिए तो 1/λ r 1/n1² माइनस 1/n2²। बामर में बेटा n1 क्या होगा 2 और n2 बेटा क्या होगा 3 मैक्सिमम के लिए। r की वैल्यू बेटा रख दो 1.097 इंटू 10⁻⁷। सॉल्व कर लीजिए, 86 का आंसर सेकेंड। व्हाट इज अ परसेंटेज, सोडियम की परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा 142, इसमें सोडियम बेटा कितना है 46, तो परसेंटेज बेटा कितना हुआ, देखो 142 के 46 96, तो परसेंटेज बेटा कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो कर लीजिए बेटा इसको, 14×3=42 लगभग 32.4%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको गर्म करोगे तो बेटा आपको मिलेगी नाइट्रोजन गैस Cr2O3, 4 दूनी 8 4H2O, ये बेटा बैलेंस है। अब देखो इसका 1 मोल बेटा गर्म करोगे यानी 252 ग्राम गर्म करोगे तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन बेटा कितनी मिल रही है 28 ग्राम। आपको बेटा कितने से पूछ रहा है, एक के लिए 252 से कितना 28, एक के लिए बेटा क्या कर दो डिवाइड, ये आ जाएगा बेटा 0.11 ग्राम। नेक्स्ट आइए बफर मैचिंग का है, तो बफर सॉल्यूशन देखो ये बफर है नहीं ये बफर है नहीं। फर्स्ट का बेटा 4 एल्कलाइन सॉल्यूशन, सोडियम एसीटेट बेटा एल्कलाइन होता है, फेरिक क्लोराइड बेटा एसिडिक,
वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, NaNO3 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल। आंसर देखो, ए का 4, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, सी का बेटा फर्स्ट, डी का बेटा सेकेंड, 89 का थर्ड। फिर देखो बेटा, क्लियरली क्या दिख रहा, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, हाफ लाइफ बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसमें होता है, जीरो ऑर्डर, पी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये ग्राफ बेटा ऐसे होता फर्स्ट ऑर्डर, अगर ये ग्राफ बेटा ऐसे होता सेकेंड ऑर्डर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट। देखो बेटा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ रहा तो सबको रटा होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। 91 का आंसर सेकेंड, ठीक है ना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर बेटा आपका ऑक्सीजन, फिर आपका बेटा क्लोरीन, और फिर नाइट्रोजन। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, ओजोन का देखो फर्स्ट और सेकंड बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और देखो बेटा ये इक्वलेंट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट और सेकंड इक्वली स्टेबल है। और बेटा फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर क्या बनाया गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। आप सबने पढ़ा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी रेजोनेटिंग से कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, और बेटा यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ये तो बेटा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने लिखते हैं, एक्चुअल में यही बेटा बनता है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या पूछा है बेटा, लोअर एनर्जी। तो जहां पर स्टेबिलिटी हाईएस्ट, एनर्जी लोवेस्ट। जितनी एनर्जी बेटा कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे सोडियम एसीटेट की बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो बेटा एनोड पे क्या बनता है, इथेन प्लस CO2 बनता है। कैथोड पे बेटा क्या बनता है, हाइड्रोजन और बेटा NaOH। तो आपसे क्या पूछा है, CO2 बेटा कहाँ पे मिलेगी, एनोड पर, हाइड्रोजन बेटा कैथोड पे। 93 का फर्स्ट। फ्री रेडिकल फॉर्म ड्यूरिंग हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, एल्काइल फ्री रेडिकल भी बनता है, Cl फ्री रेडिकल भी बनता है, CH2Cl भी बनता है। आंसर फोर्थ। फिर देखो बेटा, प्रोपीन की रिएक्शन HBr से करा रहे हैं, विच इज नॉट फॉर्म। अगर बेटा मेजर प्रोडक्ट बोलता तो आंसर होता सेकेंड, ठीक। तो मेजर प्रोडक्ट सेकेंड, ये बेटा माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। आपका इसमें बेटा बेंजीन भी बनती है, ये बेटा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कार्बन के नंबर एक से एक कम हो रहा है। तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। एक्चुअल में क्या है, पहले बेटा ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, फिर फ्री रेडिकल बेटा बेंजीन में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। चलिए 95 का बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों बनेंगे, आंसर बेटा फोर्थ। 96, देखो बेंजीन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से, पहले बेटा क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर से देखो बेटा नाइट्रेशन करा रहे हैं, NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। तो बेटा कमिंग NO2 कहां पर आएगा, मेटा पर। तो आंसर बेटा थर्ड। फिर देखिए मिथाइल एल्कोहल PCl5, तो बेटा P क्या होगा, CH3Cl। फिर बेटा एक ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन जाएगा, CH3MgCl। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। एक ग्रिग्नॉट का, दो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका प्रोडक्ट हो गया।
ठीक है ना। तो आंसर बेटा इसका क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल। और वैसे भी याद रखो, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाट अबाउट कीटोन टर्सरी अल्कोहल। फिर देखो बेटा, बेंजीन की रिएक्शन फ्यूमिंग H2SO4 से क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन बेटा SO3 से NaOH से कराओगे, पहले बेटा ये बनेगा, एसिडिफिकेशन करोगे तो बेटा आपका फिनॉल बन जाएगा, Na2SO3 फर्दर रिएक्ट करता है। अब फिनॉल की रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3। कॉन्सेंट्रेट HNO3 के केस में बेटा क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। NCERT की लाइन है, ठीक है। तो 98 का आंसर बेटा फर्स्ट। 99 सबको मालूम है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। तो पेंटेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट ब्यूटेनॉल से ज्यादा, और ब्यूटेनॉल का बेटा प्रोपेनॉल से ज्यादा। अब देखो, ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 1 है, ब्यूटेनॉल 2, तो मॉलिक्यूलर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली बेटा क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, ठीक है ना। तो ब्यूटेन 1 ऑल का बेटा ब्यूटेन 2 ऑल से ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना है तो सबसे कम बेटा प्रोपेन 1 ऑल, फिर उसके बाद ब्यूटेन 2 ऑल, उसके बाद ब्यूटेन 1 ऑल, सबसे ज्यादा पेंटेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल ये नहीं होगा, पेंटेन आ रहा गलत हो जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 1। 99 का बेटा फर्स्ट। कितने बच्चे यार, एक। 100 आइए, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा, मिक्स ईथर है, रिएक्शन बेटा HI से करा रहे हैं, ठीक। एक बात याद रखिएगा, अगर एक एल्काइल ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल है जैसा कि ये है, या बेटा एलाइल हो या बेटा बेंजाइल हो, तो मैकेनिज्म बेटा SN1 होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। आई हमेशा इन्हीं के साथ जाएगा, आई हमेशा इनके साथ जाएगा। तो यहाँ पर आई किसके साथ जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल के साथ। दूसरा प्रोडक्ट बेटा क्या होगा, मेथेनॉल। मैकेनिज्म SN1। और अगर दोनों बेटा एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होते हैं, मैकेनिज्म SN2 होता, कंट्रोलिंग फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसका बेटा आंसर थर्ड, 100 का थर्ड, ठीक है भाई। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप प्राइमरी है, मैकेनिज्म SN2 होता है, आई बेटा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। लेकिन अगर एक आर टर्सरी ब्यूटाइल है, एलाइल है या बेंजाइल है, तो मैकेनिज्म SN1 होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। आई बेटा या तो टर्सरी ब्यूटाइल के साथ जाएगा, एलाइल के साथ जाएगा, या बेंजाइल। तो यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल है तो क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और दूसरा प्रोडक्ट बेटा मेथेनॉल। तो ये बेटा 51 से लेकर 100 तक का डिस्कशन हो गया। जो भी क्वेश्चन बेटा आपको डाउट होगा इस डिस्कशन से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।